मित्रों, नमस्कार। मैं रफ़ी खान सुरियास हाजिर हूँ राजस्थान के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए। आशा करता हूँ आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो चुके होंगे। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के 2 महीने भी कम नहीं बचे हैं। अब आप अपनी तैयारी अधिक से अधिक समय निकाल कर करें। सारे सिलेबस का दोहरान करते रहें। कम से कम 15-16 घंटे आप पढ़ने के लिए निकालें, तभी जाके सफलता मिल पाती है। कई प्रकार के ऑनलाइन चैनल चल रहे हैं, अध्ययन करते रहें। राजस्थान के इतिहास की जो मेरी क्लास चल रही है, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप नियमित 10 मिनट इसके लिए निकाल लें। चलते हैं आगे। उत्खनन में प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरण प्रमुख थे, इसलिए प्रारंभिक युग को क्या कहा गया था? प्रशस्त्र युग। प्रस्तर युग मतलब उसमें पत्थर के उपकरण ज़्यादा थे इसलिए। प्रारंभिक मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? अच्छा प्रश्न है। तांबा था, लोहा नहीं था, ध्यान रखना। राजस्थान सभ्यता का प्राचीन केंद्र बड़ा पोल कहाँ पर स्थित है? यह हनुमानगढ़ में स्थित है। यह बड़ा पोल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। प्राचीन केंद्र सोथी कहाँ है? बीकानेर में है। प्राचीन केंद्र एक सोनारी झुंझुनू में है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है। राजस्थान में द्वस्तती या सरस्वती नदी की घाटी में पुरास्थलों की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? पुराविद ने की थी। वो नाम अमलानंद घोष है, याद रखना। कालीबंगा की खुदाई किसके निर्देशन में हुई? तो बीबी लाल और बीके थापर थे ये। कालीबंगा में खुदाई में मिले सिंधु सरस्वती सभ्यता के मिले नगर की विशेषताएं क्या थी? मैंने सब विशेषताओं को एक साथ लिखा है, क्योंकि कोई सी भी विशेषता पूछ कर ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से ये विशेषता किस सभ्यता की है। तो ये सब कालीबंगा की है। कौन कौन सी है? मकान ईंटों से बने हुए थे, 4-5 कमरे बड़े होते थे और कुछ छोटे भी होते थे। नालियाँ लकड़ी की और ईंटों से बनी हुई होती थी और चबूतरों पर अग्निकुंड थे। राजस्थान की वह नगर योजना जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के समरूप दिखाई देती है, वो कालीबंगा ही है। कालीबंगा उत्खनन में मिले दुर्ग के अवशेषों की विशेषता क्या थी? एक दुर्ग मिला था दूसरे टीले पर, उसकी विशेषता क्या है कि एक तो ये नगरीय सभ्यता थी। नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि मिली है। देखो अच्छा प्रश्न है। कृषि भूमि के अवशेष कालीबंगा में मिले थे। गाय के मुख वाले प्याले मिले थे वहाँ। तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथीदांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने और मकान ईंटों के थे। ठीक है। आहड़ किस नदी के किनारे हैं और इसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं? तो ये बेडस नदी के किनारे पर है और लोग इसे धूलकोट भी कहते हैं। 10वीं-11वीं शताब्दी में आहड़ को किस नाम से जाना जाता था? तो नाम है आघाटपुर। आहड़ में प्राप्त अवशेषों की विशेषताएं, ये अलग अलग विशेषताएं एक साथ लिख रहा हूँ, जिससे किसी भी प्रकार की विशेषता देख के आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, या इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता आहड़ की नहीं है या कौन सी आहड़ की है। तो मकान देखो पत्थर और मिट्टी के ऊपर पड़ा, उसमें ईंटों के थे, इसमें पत्थर के और मिट्टी के हैं। छत बांस और केलू की है। केलू आप जानते होंगे, भीलवाड़ा चित्तौड़ की तरफ छत जो बनाई जाती है। बड़े कमरों के बीच बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर छोटे कमरे बना देते थे। यानी बड़े कमरों के बीच को अगर 2 भाग करने होते थे तो एक बांस की पर्दी लगाई जाती थी, जो आजकल अपन ईंटों की पर्दी बनाते हैं, उस प्रकार बांस की पर्दी बनाकर उस पर मिट्टी चढ़ा देते थे। मकान में 4 से 6 चूल्हे हैं। इसका मतलब वहाँ पर भोजन संयुक्त रूप से बनता था, यानी संयुक्त परिवार था। उच्च कोटि के चावल का उत्पादन भी आहड़ में हुआ है। भट्टी नुमा चूल्हा भी है वहाँ पर, और बर्तन बनाने में भी वो लोग दक्ष थे। अगला है 1951-52 में धूलकोट में उत्खनित सामग्री कौन सी थी? यानी धूलकोट में कौन कौन सी सामग्री का उत्खनन हुआ? तो वहाँ पर तस्तरियाँ थी, दीपक थे, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने और 26 किस्म के मणिये और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरे। अगला क्वेश्चन, बालाथल कहाँ स्थित है? ये वल्लभनगर तहसील उदयपुर में स्थित है। अगला है 11 कमरों के बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह किस सभ्यता में प्राप्त हुए? तो बालाथल में प्राप्त हुए। बालाथल के निवासियों में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित थी? अच्छा प्रश्न है ये, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। बालाथल में उत्खनित सामग्री कौन सी थी? तो तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, कर्णफूल और गले के हार की लटकन, इस प्रकार के गहने थे।
बालाथल के निवासियों के जीविका के साधन कौन कौन से थे? तो कृषि, पशुपालन और शिकार। सर्वप्रथम लोह काल के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? यानी लोहे को गलाने की भट्टियां जो मिली थी वो बालाथल में मिली थी। वे दो स्थान जहां बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए तो बेराट और बालाथल है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बेराट के अलावा किस स्थान पर बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? तो बालाथल में। गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं जिसे कहा जाता है ताम्र संचयी संस्कृति। ताम्र उपकरण किस स्थान पर ज़्यादा मिलते हैं? गणेश्वर में। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से प्रकार के नहीं मिले? तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। वे सभ्यताएं जो ताम्र पाषाण काल की थी किंतु उनकी ऊपरी सतह पर लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त हुए, वो आहड़ और गणेश्वर हैं। बेराट के कौन से स्थल पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? विराटनगर में बिताए थे, जिसे बेराट भी कहते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अशोक को 2 स्तंभ लेख और बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? वो बेराट में ही प्राप्त हुए। बेराट के एक कमरे में मिली 36 चांदी की मुद्राएं कौन कौन सी थी? 36 प्रकार की चांदी की मुद्राएं मिली, जिसमें से 8 तो पंचमार्क सिक्के थे और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं थी। बेराट में उत्खनित वस्तुएं कौन सी हैं? स्वास्तिक है, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह है, चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता व पक्षी, पत्थर की संदूक। पूछ लेते हैं पत्थर की संदूक कहाँ मिली? तो बेराट में। लोहे की कीले, हाथ से बने वस्त्र। अब आगे देखते हैं अपन आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले सरकार कैसी थी, कैसा स्वरूप था? तो पता है आपको, उस समय राजा का शासन चलता था। तो आज़ादी से पूर्व राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र किसके पास था? तो राजा था। राजा को शासन कार्य में सहायता कौन देते थे? मंत्री देते थे। सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य जिम्मेदारी किसकी होती थी? जिसका नाम बख्शी था। आमदनी, खर्च, राजकोष, ये जिम्मेदारी किसकी होती थी? खजांची की होती थी। राजस्थान में शासकों ने जागीर व्यवस्था क्यों प्रारंभ की? कि रियासतों की सुरक्षा और शासन व्यवस्था के संचालन के लिए जागीर व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्वरूप नहीं था, या इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति होती थी। राजा और जागीरदार के संबंध भाईचारे और सौहार्द पर आधारित थे। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत के 2 भाग कौन कौन से हुए? एक ब्रिटिश भारत, एक रियासती भारत। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद में हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद भारत पर किसका नियंत्रण हो गया था? इंग्लैंड के ताज और संसद का नियंत्रण। भारत का गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। 1935 का अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ था। 1935 के अधिनियम का अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में क्या परिवर्तन हुआ उससे? तो इससे देश, विदेश और राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। पहले अजमेर मेरवाड़ा विदेश और राजनीतिक विभाग के अंतर्गत आता था, बाद में इसको गृह विभाग के अंतर्गत ले लिया गया। अजमेर मेरवाड़ा को गृह विभाग में लाने का क्या प्रभाव पड़ा? इस क्षेत्र के कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे। पहले किसके द्वारा बनाए जाते थे? गवर्नर जनरल द्वारा बनाए जाते थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली कौन सी थी? वंशबदारी प्रथा थी। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था वो जागीर पट्टा कहलाती थी। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने तरह के क्षेत्र थे? तो 3 तरह के क्षेत्र थे। ब्रिटिश भारत, देशी राज्य, और तीसरा फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र। इसमें 3 क्षेत्र थे, चंदननगर, पांडिचेरी और गोवा। चंदननगर 1955 में आज़ाद हुआ था, पांडिचेरी का विलय 1954 में हुआ था, और गोवा जिस पर पुर्तगालियों का शासन था इसका विलय 1961 में हुआ। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। प्रयास अपना जारी रहेगा। आप नियमित रूप से अध्ययन करते रहें, और जिनको PDF की ज़रूरत हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।